an exterior angle of a triangle is 105 degree and its two interior opposite angles are equal. And its two interior opposite angles are equal. Full stop. Each of these equal angles is अब ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4. ऑप्शन ए है 38:1/2 डिग्री. ऑप्शन बी है 52:1/2 डिग्री. ऑप्शन सी है 72:1/2 डिग्री. और ऑप्शन डी है 75 डिग्री. ऑप्शन डी है 75 डिग्री. तो ये 4 ऑप्शंस हमको अलग अलग दे रखे हैं. अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री. तो एक ट्राइंगल है, उसका एक्सटीरियर एंगल 105 डिग्री दे रखा है. ठीक है, तो ये ट्राइंगल बना लिया हमने ऐसे. इसको मान लिया ट्राइंगल ए बी सी. तो इसका एक एक्सटीरियर एंगल हमको कितना दे रखा है, 105 डिग्री ये दे रखा है. अब होता क्या है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसके बराबर वाला जो एंगल होता है ना, इसको तो इसका एडजेसेंट एंगल बोल देते हैं. एडजेसेंट एंगल मतलब जो इसके जस्ट बराबर वाला एंगल है. ठीक है, और जो बाकी 2 एंगल्स बचे हैं उन 2 एंगल्स को हम बोल देते हैं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स. तो वो क्या बोल रहे हैं, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 105 डिग्री एंड इट्स 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स कौन से हो गए, ये तो एडजेसेंट हो गया. तो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये होता है, ये दोनों इक्वल हैं तो इनको x x मान लिया. लेट द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स which are given to be equal B एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x. तो दोनों इक्वल दे रखे हैं, तो इसीलिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x. ये हो गया. ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, आप ये देखिएगा कि ये 105 डिग्री है. तो हम ये कहेंगे कि x प्लस x इज इक्वल टू 105 डिग्री. देखिए x प्लस x इज इक्वल टू 105 डिग्री. और रीजन में क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. बस इतना, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कि एक्सटीरियर एंगल जो है किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होता है. जो इंटीरियर अपोजिट एंगल्स हैं उनके सम के इक्वल होता है. तो x प्लस x इज इक्वल टू 105 डिग्री. इसका मतलब क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 105 डिग्री. यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 105/2. तो 2 5s are 10, 2 2s are 4, 5 minus 4 is 1. पॉइंट लगा दिया तो 52.5. तो x इज इक्वल टू 52.5 डिग्री, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, 52:1/2 डिग्री. ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है. समझ गए. अब इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5. सभी को समझ में आ गया कि नहीं बताओगे. क्लियर है जैन? क्लियर है, ठीक है, क्लियर है. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे. इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ one of the angles of a triangle
if one of the angles of a triangle is 130 degree, then the is 130 degree, then the angle between the bisectors bisectors of the other two angles can be angle between the bisectors of the other two angles can be, अब यहाँ पर भी चार ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए है 50 डिग्री, ऑप्शन बी है 65 डिग्री, ऑप्शन सी है 145 डिग्री और ऑप्शन डी है 155 डिग्री। 155 डिग्री, तो ये हमको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। अच्छा जी, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 130 डिग्री, तो अगर कोई भी एक ट्राइंगल है उसका एक एंगल 130 डिग्री दे रखा है और वो बोल रहे हैं द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स कैन बी, ठीक है, बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स के बीच में कौन सा एंगल बनेगा, ये पूछ रहे हैं। तो क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया होगा, मैं अभी फिगर बनाऊंगा, समझ में आ जाएगा। एक ट्राइंगल दे रखा है ऐसे और उसका एक एंगल 130 डिग्री दे रखा है, तो थोड़ा बड़ा सा बना लेना ऐसे। ये एंगल बड़ा वाला है तो इसको मैंने लिया 130 डिग्री। ऊपर बना रहा हूँ, ये ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे रहा हूँ। ABC और ये जो बीच वाला एंगल है ये दे रखा है 130 डिग्री और बाकी के जो दोनों एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो बाइसेक्टर क्या होगा, देखिए ये एंगल A है और ये एंगल C है। एंगल A के बीच का बाइसेक्टर मतलब एंगल A का आधा और एंगल C का बाइसेक्टर मतलब एंगल C का आधा। ये दोनों ऐसे आ गए, तो इन दोनों ने जो ज्वाइन करा तो इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है वो बताना है। इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है हमें वो बताना है। तो ज़रा देखिएगा कैसे करेंगे। और इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए D। मेरी बात समझ में आ गई। हमने ये कहा कि दो एंगल्स बचे एक ट्राइंगल में, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, तो एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री। अब जो बाकी के दो एंगल्स हैं उनका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब क्या, उन एंगल्स का आधा। तो उन एंगल्स का आधा मतलब कितना, A का आधा यानी कि A/2 और C का आधा मतलब C/2। तो अगर उन दोनों को हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो फिर एक तीसरे पॉइंट पर ये दोनों मिलते हैं आकर, तो ये वाला एंगल आपको बताना है, एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो A एंगल का बाइसेक्टर, C एंगल का बाइसेक्टर, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है ये बताना है। तो हम सबसे पहले कहेंगे इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल A, एंगल A प्लस एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब मुझे इसमें ना तो एंगल A पता ना C पता, लेकिन एंगल B पता है 130 डिग्री। तो एंगल A प्लस 130 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 130 कितना हो गया, 50 डिग्री, ठीक है। ये हो गया। एक मिनट जी, हेलो जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा ओके।
आए हो? फ़ोन मम्मी कर रही है, तूने फ़ोन पे उठाया, उसको उस पर रख लिया करो, ठीक है ना, म्यूट से हटा लिया करो। फ़ोन आ रहा है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री आता है, ये इक्वेशन नंबर लगाएंगे, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि अगर मैं एंगल ट्राइंगल ए डी सी की बात करूँ तो ये जो इतना वाला एंगल है ये क्या हो गया, एंगल A/2, ए का आधा क्योंकि बाइसेक्टर है ना, और ये इतना वाला, ये कितना हो गया, एंगल C/2 मतलब सी का आधा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो अब ट्राइंगल ADC की बात करते हैं। ADC तुम्हारे पेपर चल रहे थे क्या कुछ? हम भी चल रहे चलो जी, तो एंगल ए प्लस एंगल सी हमारे पास 50 डिग्री आ गया है, यहाँ तक रुक जाओ बस। अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ADC, जब ट्राइंगल ADC की बात करेंगे तो भाई इसमें 3 एंगल है। एक एंगल तो क्या है, एंगल A/2, एक है एंगल C/2 और एक है एंगल D। मुझे ये एंगल D निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल A/2 प्लस एंगल C/2 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल से प्रॉपर्टी, ठीक है। अब एंगल A/2 प्लस एंगल C/2, इसमें से हाफ कॉमन लिया जा सकता है, ले लो कॉमन, हाफ कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल D है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू मुझे मालूम है 50 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हाफ इंटू 50 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 से मैंने एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू डाल दी है, तो समझ गए होंगे ना। इसका भी आधा था, इसका भी आधा था, तो आधा यानी कि हाफ कॉमन ले लिया, तो एंगल A प्लस एंगल C बचा। एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू मुझे मालूम है 50 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 25 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 25 कितना आ जाएगा बोलो, 155 डिग्री आ गया, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो पूरी तरह से ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी लाइन से नंबर्स का है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिएगा क्या दे रखा है, द गिवन फिगर figure, comma, which of the two lines are parallel and why? Which of the two lines in the given figure, which of the two lines are parallel and why? अब एक फिगर दे रखी है, तो फिगर भी बल्कि एक नहीं है, दो है ना। तो दोनों फिगर देखते हैं। तो पहले एक फिगर देखते हैं, इसमें एक लाइन दे रखी है बेटा ये एल, एक एल लाइन है। दूसरी लाइन दे रखी है एम, ये वाली लाइन दे रखी है, और एक ये लाइन दे रखी है ट्रांसवर्सल, ये एन। मुझे नहीं पता कि एल और एम आपस में पैरेलल है या नहीं है, लेकिन एंगल दे रखा है यहाँ पर 132 डिग्री, 132 डिग्री, और एक दे रखा है 48 डिग्री, 132 डिग्री और 48 डिग्री। अब आप ये देखिएगा कि जब दो लाइंस पैरेलल होती हैं और एक लाइन उन दोनों लाइन को काटती हुई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पर जो दोनों एंगल होते हैं उसको बोलते हैं, बिल्कुल, उन दोनों को बोलते हैं कोइंटीरियर एंगल्स।
को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। इन दोनों का सम देखना 180 डिग्री आ रहा है, ये कहेंगे यस इनका सम 180 डिग्री आ रहा है, देयरफॉर लाइन एल एंड एम आर पैरेलल। ठीक है, यहाँ आप नोट करें A 132 degree and 48 degree are co-interior angles and their sum is 180 degree, so L is पैरेलल टू एम। ठीक है, ये जो लाइन एल है और एम है ये दोनों के दोनों पैरेलल हो गए क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री है। उसके बाद अगला देखते हैं भाई, अगला इसी में एक फिगर और दे रखी है। यहाँ पर एक लाइन ऐसे दे रखी है, इसको बोला पी, एक लाइन ऐसे दे रखी है, इसको बोला क्यू, पी और क्यू, और एक लाइन ये दोनों को काटती हुई जा रही है, यानी कि ये कौन सी होगी, ये ट्रांसवर्सल होगी, इसको बोला आर। और इधर एंगल दे रखा है 73 डिग्री और ये वाला एंगल दे रखा है 106 डिग्री। अगर दोनों का एडिशन करते हैं 106 और 73 का अगर एडिशन करते हैं तो कितना बनेगा 179, और 179 180 डिग्री नहीं है, 1 डिग्री की कसर रह गई। अगर वो 180 डिग्री हो जाता तो हम कहते हैं कि हाँ वो दोनों लाइन्स पैरेलल होती। तो यहाँ पर देखिएगा सिंस 73 डिग्री एंड 106 डिग्री और ये दोनों एंगल्स जो हैं दे आर को इंटीरियर एंगल्स but their sum is not 180 degree, so P is not parallel to Q। तो P आपका Q के पैरेलल नहीं है। उन्होंने इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि कौन सी दो लाइंस पैरेलल हैं और क्यों हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और क्वेश्चन देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें है AP and PQ आर द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AP and PQ are the bisectors of AP and PQ are the bisectors of the two alternate interior angles. Bisectors of the two alternate interior angles formed by the intersection of a transversal small t ये इधर दिखाई नहीं देगा, इस तरफ कर रहा हूँ, ट्रांसवर्सल स्मॉल t with parallel lines L and M show that
that AP is parallel to BQ. तो इसमें फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, फिगर बनाऊंगा मैं। यहाँ पर एक लाइन दे रखी है L और दूसरी लाइन दे रखी है M, और दे रखा है पैरेलल लाइंस L एंड M, तो L और M दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये दे रखा है। और इनको काट कर जाने वाली एक ट्रांसवर्सल है, वो ट्रांसवर्सल दे रखी है T, स्मॉल t। और इन्होंने कहा कि AP and BQ are the bisectors of the two alternate interior angles। तो इधर इन्होंने बोला कि एक तो ये इस पॉइंट को बोल दिया इन्होंने A और इस पॉइंट को बोल दिया B। तो AP इधर वाला जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है, और BQ जो है BQ वो इधर वाले एंगल का बाइसेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा, बाइसेक्टर का मतलब ये है। और ये वाला एंगल अगर y है तो ये भी y होगा। ये बात समझ में आ गई? नहीं समझे? भाई बाइसेक्टर दे रखा है, ये AP बाइसेक्टर दे रखा है। उन्होंने बोला कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का बाइसेक्टर है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक तो पूरा ये एंगल हो गया, ठीक है। तो इसका बाइसेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो AP है ये इस पूरे एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, तो इधर वाला अगर x है तो इधर वाला भी x होगा। और इसी तरीके से ये जो BQ है ये इस पूरे एंगल को आधे आधे में डिवाइड कर रहा है, बराबर बराबर डिवाइड कर रहा है, तो ये y है तो ये भी y है ना, ये चीज़ है। तो अब मैं इसमें क्या कहूँगा कि सिंस L इज पैरेलल टू M, जब दे रखा है कि लाइन L और M पैरेलल है, तो ये जो पूरा एंगल है 2x, ये जो पूरा एंगल है 2x इज इक्वल टू इधर वाले पूरे एंगल के इक्वल हो जाएगा। 2x और 2y पूरा का पूरा इक्वल हो जाएगा। रीज़न क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है ना भाई। ये पूरा एंगल क्या हो गया? ये पूरा का पूरा एंगल क्या हो गया? x प्लस x 2x। और इसी तरीके से ये पूरा एंगल क्या हो गया? y प्लस y 2y, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2y। रीज़न में क्या लिखेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई 2x इज इक्वल टू 2y है, तो 2 से 2 काट दूँ, 2 से 2 काट दूँ, तो x इज इक्वल टू y आ गया। और x इज इक्वल टू y का मतलब क्या है कि भाई इतना सा एंगल इतने से एंगल के इक्वल, ठीक है। तो अगेन मैं क्या कहूँगा कि ये एंगल, इसका मतलब क्या हो गया? PAB, इट इम्प्लाइज दैट एंगल PAB इज इक्वल टू, और ये वाला एंगल क्या हो गया? QBA इज इक्वल टू QBA। तो अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए ये AP और BQ अगर मान लो ये पैरेलल लाइंस होती, तो फिर ये AB जो है AB ये दोनों लाइंस को टच कर रही है, तो ये ट्रांसवर्सल होती। और आप ये देखो कि ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के इस तरफ वाला एंगल जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये भी तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गए। तो आप ये लिखेंगे कि एंगल PAB एंड एंगल QBA, ये जो दोनों के दोनों इक्वल आए हैं, are making a pair of alternate interior angles। Angle PAB and angle QBA are making a pair of alternate interior angles which are equal और जब किसी दो लाइंस के बीच में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल आ जाते हैं और वो इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल ही रही होंगी। सो AP इज पैरेलल टू BQ, हमारा लाइन AP जो है वो BQ के पैरेलल हो गई, और यही हमको प्रूव करना है। समझ गए बेटा? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। यस सर। अन्वी, परिधि, आरुष, क्लियर है तीनों को? यस सर। ठीक है।
अच्छा, और दक्ष त्यागी द लेजेंड को क्लियर है? नहीं बोला नहीं, मुझे उधर से नाम लिखा हुआ है दक्ष त्यागी द लेजेंड। वाह, अरे आवाज आ रही है मेरी दक्ष? अरे लेजेंड को आवाज नहीं आ रही, क्या हो गया? ये सो गया मुझे लग रहा है। चलिए जी, एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक क्वेश्चन नोट करें। अ ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल्ड एट ए। Triangle ABC is right angled at A, full stop. L is a point of BC. Capital L is a point of BC such that AL is perpendicular on BC. AL is perpendicular on BC, full stop. Prove that angle BAL is equal to angle ACB. Angle BAL is equal to angle ACB. हाँ जी, अब इसको कैसे करेंगे देखिएगा। मैंने बोला अ ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट ए, तो एक ट्रायंगल बना दो ABC जो 90 डिग्री का एंगल जिसका ए पर बन रहा है, ठीक है। मैंने ट्रायंगल ABC बना लिया, जैसे राइट ट्रायंगल बनाऊंगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का दे रखा है। राइट एंगल एट ए बी सी। द ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट ए, फुल स्टॉप। L इज अ पॉइंट ऑन BC। ये जो BC है, BC पर एक पॉइंट है L, तो L इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC। मतलब A से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ ऐसे, तो AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC। उसके बाद है प्रूव दैट एंगल BAL, मुझे ये प्रूव करना है कि ये वाला एंगल BAL, ये वाला एंगल और एंगल ACB, ये पूरा एंगल, दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। हमको ये प्रूव करना है। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूव करने हैं, कैसे करेंगे? सर एंगल से ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट ए, ठीक है। सोचो भी जरा कैसे लगाओगे, जरा दिमाग लगाओ। हेलो, हाँ शश को बटन ठीक है। हाँ जी बताइए कैसे करूँ इसको मैं? भाई आप ये देखो कि यहाँ पर दे रखा है कि AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC, AL BC पर परपेंडिकुलर दे रखा है, और ये भी दे रखा है कि ट्रायंगल ABC पूरा जो बड़ा ट्रायंगल है वो एक राइट ट्रायंगल है। तो वो जो बड़ा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल दे रखा है उसमें भी तो उस 90 डिग्री का कुछ ना कुछ तो यूज़ होगा, ठीक है। लेकिन उस 90 डिग्री का यूज़ नज़र नहीं आ रहा। अगर मान लो मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूँ तब तो चलो शायद हमारा ये BAL, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल शायद इक्वल आ जाए, लेकिन अभी तो समझ में आ जाएगा कि कैसे करना। तो क्या करेंगे बताइए, लगाओ कुछ दिमाग अगर आ रहा है तो। सोचो सोचो।
triangle ABC is right angled at A. L is a point on BC. L is a point on BC such that EL is perpendicular on BC. ठीक है. Prove that angle DAL is equal to ACB. एंगल साइड एंगल कैसे क्या क्या इक्वल आ रहा है बताओ सर अगर मैं EL तो कॉमन हो गया फिर सर ये 90 डिग्री ये 90 डिग्री सर एंगल एडी होगा सर बीच से करा ये वाला एंगल यस सर ये गिवन थोड़ी ना ये बात नहीं है भाई परपेंडिकुलर इस पर डाला गया है तो इसका मतलब ये थोड़ी है ये दोनों एंगल इक्वल होगा है ना इसलिए मामला भटक रहा है जरा कैसे होगा एक काम करते हैं ये जो AB है इस AB को x मान लो और ये जो AC है इसको y मान लो x और y मान लिया और फिर BC निकालते हैं अब ये कहेंगे भाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल आप पूरा बड़ा जो ट्रायंगल है ABC उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए भाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC x² + y² बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर आ जाएगा ठीक है इतना BC का स्क्वायर आ गया तो इसका मतलब BC की वैल्यू क्या आ गई BC की वैल्यू आ गई √x² + y². इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोलकर छोड़ दिया ठीक है जी. इसके बाद एक काम करते हैं जब इन्होंने परपेंडिकुलर दिया है कि AL इज परपेंडिकुलर ऑन BC तो मेरे पास दो राइट ट्रायंगल और बन रहे हैं और वो जो दो राइट ट्रायंगल है वहाँ से जो दो राइट ट्रायंगल है यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस BC की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे. तो जरा देखिएगा यहाँ पर मैंने ऐसा करा कि इन ट्रायंगल BLA ऐसा लिखिए इन ट्रायंगल BLA ट्रायंगल में बेस क्या हो गया BL परपेंडिकुलर क्या हो गया AL तो BL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर इज इक्वल टू x². BL का स्क्वायर प्लस AL का स्क्वायर इज इक्वल टू x². ये समझ में आ गया. अच्छा और तो एक इक्वल आ रहा है यहाँ से एक काम करते हैं BL की वैल्यू निकाल लेते हैं. BL² इज इक्वल टू x² माइनस AL². ठीक है तो BL कितना हो जाएगा √x² माइनस AL². इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2. उसके बाद क्या करें फिर आप करो ट्रायंगल ALC की बात. इन ट्रायंगल ALC y² 90 डिग्री के सामने वाली साइड है y है ठीक है तो और ये बेस हो गया CL और ये परपेंडिकुलर हो गया AL. CL² प्लस AL² CL² प्लस AL² is equal to y² is equal to y². हाँ और यहाँ से मैं CL की वैल्यू निकाल सकता हूँ. CL की वैल्यू आ जाएगी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई कर देंगे या कुछ और करा जाए
स्क्वायर निकालते हैं तो बी एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर निकालते हैं तो सी एल स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी स्क्वायर सी एल स्क्वायर बी एल स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, काम करो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मत बोलो, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोलो, और ऐसे इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। और अब एक काम करो कि इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? करिएगा सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन 3 फ्रॉम 2, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है? तो जब इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो RHS में से RHS कट जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो और LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो क्या हो गया BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया BL स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पास आया, क्या चीज दोबारा बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पास आया। मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो LHS में से LHS सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना, और RHS यानी कि एक्स स्क्वायर और RHS यानी कि वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर में से वाई स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है? अब ये हो गया BL स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर माइनस AL स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब माइनस AL स्क्वायर और प्लस AL स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इस इक्वेशन को ना पलट कर लिख दो, ऐसे कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, ठीक है? और ये जो है ये हमारे पास आ गई, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 4। अब क्या है कि हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन नंबर 1 है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर है, और एक इक्वेशन 4 है जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर है। यहाँ तक समझ गए? अच्छा जी, अब क्या करना है, अगर इसको x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कर दिया जाए तो उससे क्या फ़ायदा, कुछ नहीं होने वाला, और उधर BL माइनस CL है ना, और दोनों को ऐड करेंगे, इधर BC स्क्वायर बचेगा, उधर BC बचेगा, BC चलो करके देखते हैं, एक काम करके देखते हैं। हाँ, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ। ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास निकल ही गई पहले। अब एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों को ऐड करो, ठीक है? ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 पहली वाली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दिया। दोनों को ऐड करो, ऐड इक्वेशन 1 और 4, ऐड इक्वेशन 1 और 4। मैंने फर्स्ट और फोर्थ दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BL स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, ठीक है जी? अभी जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। तो वाई स्क्वायर में अगर माइनस वाई स्क्वायर ऐड हो गया तो कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर में जब एक्स स्क्वायर ऐड होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, और इधर बन गया मेरे पास BC स्क्वायर प्लस
बी एल स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर। यहाँ तक समझ गए? अच्छा, अब एक काम करते हैं, ये जो 2x स्क्वायर है इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये है मेरे पास बी सी स्क्वायर और बी एल स्क्वायर माइनस सी एल स्क्वायर को लिख दो बी एल प्लस सी एल इंटू बी एल माइनस सी एल, ये लिख दिया। लिखा जा सकता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, यहाँ तक रुका हुआ है ना दिमाग में? उड़ा तो नहीं ना अभी तक ठीक है? ऊपर से तो नहीं जा रहा? ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो बी एल प्लस सी एल है, बी एल प्लस सी एल ये टोटल किसके बराबर है? बी सी के बराबर। तो बी एल प्लस सी एल की जगह बी सी लिख देना। और बी एल माइनस सी एल को बी एल माइनस सी एल लिख देना। ये तो सो गया खुली आंखों से। अच्छा, जगह पे माइनस सी एल ये हो गया। अब एक काम करिए, इधर बी सी स्क्वायर है, इधर बी सी स्क्वायर है। एक काम करते हैं, बी सी कॉमन ले लेते हैं। बी सी ले लिया कॉमन, तो बी सी कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा? केवल बी सी। पहले टर्म में तो केवल बी सी बचा, इधर बी सी था वो बी सी कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा? बी एल माइनस सी एल। इधर बी सी स्क्वायर है, बी सी का स्क्वायर है, और इधर बी सी इंटू बी एल माइनस सी एल है। ये बी सी कैसे आया ये आप समझ गए होंगे। बी एल प्लस सी एल को मैंने बी सी बोल दिया, बी एल प्लस सी एल को मैंने पूरा लेंथ बी सी बोल दिया। तो इधर बी सी स्क्वायर है, तो जब बी सी कॉमन ले लिया तो इधर केवल बी सी बचा, और जब इधर से बी सी कॉमन ले लिया तो बी सी था वो गायब हो गया, तो बी एल माइनस सी एल बचा बस। इतना क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। अरे समझ लो, बहुत सारे लॉजिक्स यूज हो रहे हैं इसमें। चलो देखते हैं ना अभी। अब ये बताओ, बी सी तो पूरी लंबी लेंथ है, ध्यान से सुनना भाई। बी सी तो पूरी लंबी लेंथ है और ये जो सी एल है ये छोटी लेंथ है। अगर इस पूरी लेंथ बी सी में से, पूरी लेंथ बी सी में से अगर सी एल सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो केवल बी एल बचेगा। बताओ, ठीक है? बी सी में से सी एल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, बी सी माइनस सी एल को एक तरफ रख दिया, तो क्या बचा? बी एल बचा। और ये प्लस बी एल माइनस सी एल एक साथ लिख दिया और प्लस बी एल अलग लिख दिया। तो अब जरा बताओ, ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी सी माइनस सी एल। बी सी माइनस सी एल क्या बचेगा? बी एल, और एक बी एल पहले से था ही, है ना? तो बी एल प्लस बी एल क्या हो गया? बोलो। 2bl। अब इस 2 से 2 कट गया, ठीक है? तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? बी सी इंटू बी एल। यहाँ तक समझ गए कि नहीं? ठीक है, नहीं क्लियर है? तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई बी सी इंटू बी एल। अभी इतना ही छोड़ो, ये तो x स्क्वायर की वैल्यू आई। अब आपका जिस इक्वेशन में मन करे, इसमें चाहो तो इसमें डालो, और इसमें दूसरी में चाहो तो दूसरी में, जिसमें आपका मन करे उसमें आप x स्क्वायर की वैल्यू डालो। x स्क्वायर की वैल्यू आई बी सी इंटू बी एल। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, यहाँ तक क्लियर है? आरुष, अन्वी, दक्ष, परिधि, ठीक है? चलिए जी, अब जरा देखिएगा कि पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में डाल दो इस वैल्यू को। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में इस वैल्यू को डाल दिया, ठीक है? अब जरा देखिएगा, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ध्यान से समझ लेना, एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाला हूँ मैं अभी। ये मिटा रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू डालो बी सी इंटू बी एल। प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ये हो गया। अब वाई स्क्वायर तो इधर ही छोड़ा, बी सी स्क्वायर इधर है ही, माइनस बी सी इंटू बी एल। ये हो गया। अब क्या करिए, बी सी की वैल्यू ले लो कॉमन, बी सी की वैल्यू कॉमन ले ली,
तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, BC माइनस BC माइनस BL। BC स्क्वायर में से BC निकाला तो इधर BC बचा, इधर से BC निकाला तो BL। अब जरा बताओ ये जो BC है, इस BC में से अगर BL सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो क्या बचेगा, CL। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू CL। y स्क्वायर की वैल्यू आ गई BC इंटू CL। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। फिर देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर था। ठीक, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, BC इंटू BL। तो एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने BC इंटू BL प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। अब BC इंटू BL को उधर ले गए तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस BC इंटू BL। अब इधर से BC ले लिया कॉमन, तो इधर क्या बचेगा BC और इधर क्या बचेगा, केवल BL। और BC में से, इस पूरी BC में से अगर BL सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो CL ही तो आएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू BC इंटू BL आ गई, वाई स्क्वायर की वैल्यू BC इंटू CL आ गई। ठीक है, ये करने के बाद में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो हमारे पास x और y में रिलेशन आ सकता है। इससे कैसे आएगा, आप एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर को वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर कर दिया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू थी BC इंटू BL, और वाई स्क्वायर में था BC इंटू CL। BC से BC कट गया तो x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू BL अपॉन CL। अंडर रूट BL अपॉन अंडर रूट CL आ गया, अंडर रूट BL अपॉन अंडर रूट, मैंने दोनों तरफ रूट ले लिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो x है, ये जो x है इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है अंडर रूट BL और y की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट CL। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू तो रूट BL के इक्वल है, x की वैल्यू रूट BL के इक्वल है और y की वैल्यू रूट CL के इक्वल है। एक काम करिए, अभी आज इसको यहीं तक छोड़ो, इसके आगे कल करवा दो। ठीक है, अगली क्लास में करवाता हूँ, यहाँ तक अभी छोड़ो।